जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपका जीके प्लान पर फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट देख रहे हैं ज्ञान बिंदु का। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे 17/12/2023 का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल जीके प्लान सर्च कीजिएगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, पांचवा एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 2023 का करंट अफेयर है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन एशियान का जो है उसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो देखिए, एशियान का फुल फॉर्म जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, और भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एशियान का संगठन किस घोषणा के तहत हुआ। तो बैंकॉक घोषणा याद रखिएगा 1967। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई जरूर याद रखिएगा। 8 अगस्त को एशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका जो सचिवालय है ये जकार्ता में है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसका सचिवालय कहाँ पे है। आदर्श वाक्य जो है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी है इसका। उसके बाद देखिए कि इसके संस्थापक देशों में इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर और थाईलैंड था। 5 देश था लोग। फिलहाल इसमें 10 देश शामिल है लोग। तो 10 देश का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, यानी कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो अधिकतम संख्या जो है अनुच्छेद 170 के तहत अधिकतम जो संख्या है 500 है, ठीक है, और न्यूनतम संख्या 60 है। तो न्यूनतम संख्या भी याद रखिएगा और अधिकतम भी याद रखिएगा। तो इसमें देख लीजिए अधिकतम पूछ रहा है तो 500 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये सही हो जाएगा। न्यूनतम दिया रहता तो ये हो जाता। यही सब इसमें दिया है, तो हम बढ़ा दिए हैं, तो फिर इसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको। हालांकि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, यानी किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो एक में दिया है राज्यसभा के प्रति, बी में दिया है लोकसभा के प्रति, और सी में दिया है राष्ट्रपति के प्रति, और डी में दिया है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो एक चीज समझिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है क्या। तो जब सरकार चुन के आता है तो उसमें जितना महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लेके आया जाता है और मंत्रिमंडल उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो चुन के कहाँ से आता है, तो लोकसभा से आता है, तो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आर्टिकल को पूछेगा तो 75 आर्टिकल में इसके बारे में डिटेल में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है। तो ए में दिया है एनएनपी और एफसी दिया है, बी में दिया है एनएनपी एमपी, सी में दिया है जीडीपी एफसी और डी में दिया है जीडीपी एमपी। इसका आंसर ए हो जाएगा, एनएनपी एफसी हो जाएगा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दिया है लागत मूल्य पर की जाती है तब इस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। यानी कि जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य पर किया जाता है उसी को फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, तब देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। तो वही उसका यहाँ पे सूत्र दिया है, और ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, पूछता है राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा, निव्वल राष्ट्रीय आय, और उसमें अप्रत्यक्ष कर और सहायता की, यानी कि जो सहायता के लिए पैकेज दिया जाता है उन दोनों को जोड़ के अगर घटा देंगे लोग तो एनएनपी निकल जाएगा, यानी कि निव्वल राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछ रहा है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति तो होता ही है कार्यपालिका में, प्रधानमंत्री भी होता है और भारत के महान्यायवादी भी होता है। भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक इसमें शामिल नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद देखिएगा 52 से लेके 78 तक में कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, और भाग ये 5 में है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। छठा देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको देखने का कोई भी उचित नहीं बन रहा है, ये आएगा भी नहीं, और इससे कोई हम लोग ऐसे जानकारी भी इकट्ठा नहीं करेंगे लोग कि जिससे हम लोग को फायदा होगा। तो बेकार के चीज़ में याद रखना कोई अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे 6 नंबर करंट अफेयर है, तो इसको काट दिए। अब ये देखिए, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है, ये भी करंट अफेयर है, तो ये भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे देखा जाए तो देखिए, 7 के बाद कौन आएगा, 8 नंबर आएगा। तो 8वां क्वेश्चन दिया है, हालांकि यहां से आप देख सकते हैं कि निशानबाजी
कौन कौन खिलाड़ी है लोग, अभिनव बिंद्रा, मनु भास्कर, श्रेयस सिंह, गगन नारंग। तो ये आप रोक के देख लीजिएगा, उतना तो फायदा करेगा नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ये भी करंट अफेयर का उस समय है, तो हम लोग इसको याद करने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है, और उस समय का ही ये महिला जितना फेमस है लोग दिया हुआ है, तो ये भी याद करने का कोई उचित नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 2023 का पेपर देख रहे हैं लोग। अब 2025 में आप पेपर दीजिएगा तो कोई फायदा है नहीं, 2 साल के अंदर का कोई करंट अफेयर पूछता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यदि y 20% का 20% डैश परसेंट 20 हो तो y का मान देना है, मतलब बताना है। तो यहाँ पे बना दिया है, आप देखिए बहुत अच्छा तरीका से बनाया है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट देख लीजिए, D 500 हो जाएगा। तो 9 नंबर देख लिए लोग, अब 10 नंबर देखना है। 10 नंबर में भी मैथ है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019-20। मैथ नहीं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये उस समय का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो कोई इससे फायदा नहीं है, तो इसीलिए इसको हम नहीं देखेंगे लोग। हालांकि ये देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो पहले समझिए कि महाजनपद क्या है। तो देखिए 600 ईसा आसपास में जब मानव अच्छी तरीक़ा से ताकतवर हो रहा था और विस्तार हो रहा था, डेवलपमेंट, यहाँ पे समाज बस रहा था, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि 6 महाजनपद यानी 6 ऐसे राज्यों में बांट दीजिए कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली निकल के आया लोग, और वो आपस में ही युद्ध करता था लोग एक दूसरे के साथ में। तो वही 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन। उस समय देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पत्ति लिया है उसी के आसपास में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका अगर देखिएगा, एक में कुरु दिया है, बी में कौशल दिया है, सी में काशी दिया है, डी में वत्स दिया है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, वत्स की राजधानी थी। अब यहाँ पे देखिए इसका 16 महाजनपदों का दे दिया है, तो ये 16 महाजनपद एक बार रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहले आप याद रखिए कि 8 महाजनपद यूपी में पड़ता है, 3 महाजनपद आपका बिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार 8 3 11 हो गया, और 2 महाजनपद बाहर है, यानी कि भारत से बाहर है, तो 11 2 13 हो गया। और मध्य प्रदेश में 1 14, और जयपुर में यानी कि राजस्थान में देखिएगा 2, तो 14 2 16। तो इस प्रकार आप याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मगध इसका राजधानी राजगिरी या गिरिवीच, काशी ये वाराणसी इसका राजधानी हो जाएगा, कौशल का राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या हो जाएगा, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा जो कि वर्तमान में दिल्ली है उसी के आसपास का क्षेत्र है, अंग का राजधानी चंपा ये बिहार में पड़ेगा, वजी का राजधानी वैशाली ये भी बिहार में पड़ेगा। तो 1 2 और 3 ये बिहार का हो गया। मल जो कि कुशीनगर ये प्रथम भाग और दूसरा का पावा यानी कि 2 भागों में बटा हुआ था। उसके बाद देखिए चेंदी या चेती ये सुत्सवनी या सुक्तिमती, ये दोनों से क्वेश्चन पूछता है तो दोनों याद रखिएगा। वत्स कौशाम्बी, पंचाल अछित्र या कौपिल्य ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, 2 भागों में बटा था। उसके बाद देखिए मत्स्य यानी विराटनगर जो जयपुर का जगह है वो उसी को विराटनगर उस समय बोला जाता था। बराहवा है सूरसेन, इसका राजधानी मथुरा होगा। इसके बाद देखिए अस्मक इसका हो जाएगा पोटली, जो कि आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र 16 महाजनपद कौन था, तो अस्मक ही हो जाएगा। अवंती ये उज्जैनी या महिष्मती, तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। अब यहाँ से जो ये 2 है जो कि पाकिस्तान में पड़ेगा, तो भारत से बाहर कौन सा महाजनपद था, तो गंधार और कंबोज था। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, तो ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट दिया है उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अभी हम इसके बारे में बताए हैं, तो आप याद इसको रखिएगा जरूर। उसके बाद एक और पॉइंट है, 16 महाजनपदों में केवल वजी मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो एक और चीज याद रखिएगा कि पूछेगा कि विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य कौन था, तो वैशाली था, तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वैशाली लिच्छवी गणराज्य का विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक माना जाता है, तो अभी हम बताए हैं इसका राजधानी वजी होगा। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास का ये कहानी है। अब इसके बाद हम लोग को जो देखना है और भी इसमें दिया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जिसमें चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखना है। चलो आगे चला जाए। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, तो ये हिंदी का शब्द इसमें पूछा है। तो ए में दिया है कुल, किनारा,
बी में कुल वंश दिया है, उसके बाद बी में दिया है अनल हवा और अनिल अग्नि, सी में दिया है दैव्य और देवता देव और भाग्य दिया है, डी में दिया है सर और बाण और सर या तालाब। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सर या बाण और सर और तालाब। तो यहाँ पे इसके बारे में भी दिया है, कुल का वंश हो जाता है और कुल दो प्रकार से लिखा जाता है, तो इधर वाला कुल वंश और इधर वाला कुल किनारा। दैव्य का देवता हो जाता है और देव का भगवान हो जाता है, अनल का अग्नि या आग हो जाता है, अनिल का हवा हो जाता है। तो ये सभी थोड़ा सा याद करना जरूरी है। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए में दिया है पेगोडा का संधि, बी में दिया है वियना का संधि, सी में दिया है वर्साय की संधि और डी में दिया है ब्रेस्ट लिवेस्ट की संधि। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट लिवेस्ट की संधि हो जाएगा। ये संधि 3 मार्च 1918 को होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके ये सब पढ़िएगा तो आपको फायदा ही पहुंचाएगा, लेकिन उतना भी फायदा नहीं है कि इसके बारे में हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम जरूर पढ़ा देंगे इसी वीडियो में। चलिए 14 देखिए, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा रहता है। तो ए में दिया है 1 से कम होता है, बी में दिया है 1 के बराबर होता है और सी में दिया है 1 से ज़्यादा होता है और डी में दिया है 1 के बराबर या कम होता है। तो विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है, तो देखिए जितना विस्थापन होता है उतना ही दूरी होगा, तो लगभग ये बराबर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा विस्थापन और दूरी पढ़ लिया जाए। देखिए दूरी उसे कहते हैं कि प्रारंभिक स्थान से आप कहीं भी जाइए तो उसे दूरी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया ए और यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचे, तो ये आपका दूरी हो गया। अब दूरी फिर यहाँ आइएगा, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट हो गया और ये 4 किलोमीटर है और ये बी पॉइंट पे आप आ गए, बी से आप सी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इसका दूरी 3 किलोमीटर है। तो अगर हम आपसे पूछे कि दूरी कितना है ए और सी की, तो आप बताइएगा 4 और 3 7। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि जो पॉइंट है इससे सबसे जो नज़दीक होगा रास्ता, उसी के बारे में ये विस्थापन माना जाएगा। तो अब ये इसको नहीं जोड़ेगा, बल्कि ए से सी का ये जो पॉइंट होगा सबसे न्यूनतम रास्ता, उसी को जोड़ेगा, और जो कि एल्गोरिदम विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो इसका लगभग 2.7 के आसपास ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो इसी को विस्थापन बोला जाता है। तो कभी भी विस्थापन ज़्यादा नहीं हो सकता है दूरी से, या तो बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1 के बराबर या उससे कम दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसी को यहाँ मैप पे समझाया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है, यानी डैश हो जाता है। तो ए में दिया है खुल जाता है, बी में दिया है बंद हो जाता है और सी में दिया है संकुचित हो जाता है, डी में दिया है फट जाता है। तो इसका आंसर होगा खुल जाता है। यहाँ पे इसके बारे में दिया है कि कोशिका के बारे में, और कोशिका को हम बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, तो उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे इस ऐप पे भी पढ़ाएंगे, यानी कि इस पे भी पढ़ाएंगे, जीके प्लांट पे भी, तो वहाँ से भी समझ में आएगा जरूर। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों पे प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो एक में दिया है वैश्वीकरण, बी में दिया है निजीकरण, सी में दिया है संरक्षण और डी में दिया है उदारीकरण। तो देखिए सरकार जब किसी वस्तु पे जो प्रतिबंध आता है उसको हटाता है तो उसे उदारीकरण बोला जाता है। अब वैश्वीकरण का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी वस्तु पूरे विश्व के लिए, विश्व के मार्केट के लिए खोल दिया जाए तो उसे वैश्वीकरण बोला जाता है। जैसे कि आज के डेट में जो मान लीजिए नेटवर्किंग मार्केट है, नेट का मार्केट हो गया, मोबाइल का मार्केट हो गया, तो इसका वैश्वीकरण है, आप कहीं भी जाइएगा ये मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद निजीकरण का मतलब क्या हो गया कि जब प्राइवेटेशन किया जाता है, किसी वस्तु का मालिकाना हक कोई और हो जाता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई जमीन है और वो मेरा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो निजी है। तो निजी का मतलब क्या हो जाता है, मतलब निजीकरण का मतलब क्या हो जाता है कि जो उसका एक मालिकाना हक कोई एक ही व्यक्ति हो जाता है। तो ये तीनों आप वर्ड समझना जरूरी है, इसी के बारे में यहाँ समझाया होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 16 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आंसर। अब 17 देखिए, कंगारा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ए में दिया है असम, बी में दिया है हिमाचल प्रदेश, सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश और डी में दिया है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में कंगारा लघु चित्रकला बनाई जाती है। इसका नाम कंगरा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व रियासत थी जो कला को संरक्षण दिया था। 18वीं शताब्दी के आसपास में ये विलुप्त होने के कगार पे आ जाता है, फिर इसका सरकार देखरेख करता है।
थोड़ा सा चित्रकला के बारे में देख लिया जाए तो देखिए बिहार में कौन कौन है, तो मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला, उसके बाद पटना चित्रकला, पटना कलम चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद आपका आ जाएगा मंजूषा चित्रकला। ये तीन आप जरूर याद रखिएगा बिहार से। उत्तर प्रदेश में देखिएगा चुकनपूर्णा, जो कि आप देखिएगा चावल से बनाया जाता है, और जो ये पटना कलमकारी है तो ये बांस का जो करची होता है तो उसको कूच कूच के आगे से और पेन की तरह बना दिया जाता है, उससे चित्रकला बनाया जाता है, इसीलिए पटना कलम बोला जाता है। मंजूषा में आप देखिएगा रामायण महाभारत से संबंधित। मिथिला तो बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में देखिएगा चुकपूर्णा, जो कि अभी हम बताए हैं चावल के चूरा से बनाया जाता है। चिकनकारी यहीं का है। झारखंड और बिहार का जाटो पाटिया, पश्चिम बंगाल का कालीघाट अल्पना है, जो कि अल्पना से बहुत क्वेश्चन पूछता है। हिमाचल प्रदेश आप देखिएगा पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा। मध्य प्रदेश से सुरौती नौरौता मोरते तिलंगा। उड़ीसा से पटचित्र या सौरा। राजस्थान से फर मंडला, मंडला से भी क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद देखिए लघु मंडला। गुजरात से पिथौरा, पिथौरा तो गुजरात में है तो यहाँ से लिंक बना के आसानी से याद रख सकते हैं। साथिया से क्वेश्चन आता है कि साथिया किस राज्य के पेंटिंग है, तो ये गुजरात का है। तमिलनाडु का कोलूर और तंजौर हो जाएगा, तो ये दोनों तो स्थान के नाम पे ही है, तो जरूर आपको याद रहेगा। पंजाब में देखिएगा फुलकारी चित्रकला, तो ये पंजाब से होता है। तेलंगाना ये हो जाएगा चेरियल और निर्मल। आंध्र प्रदेश का मुगल और कलमकारी, तो ये भी क्वेश्चन आता है कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है। उत्तराखंड का एपन, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, तो एपन जरूर याद रखिएगा। केरला का कलमा जट्टू, तो ये भी याद रखना है। कर्नाटक का रंगावली और कुश्तली। महाराष्ट्र का वर्ली, तो वर्ली से क्वेश्चन आता है, बाकी और जो भी हम नहीं बताए हैं उससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो 18 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है जी, हाँ यहाँ पे है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो ए में दिया है विश्व आर्थिक मंच, जो कि नहीं होगा। बी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा अपने से भी कि ये किस लिए है। चलो 19 देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है, तो ए में दिया है रूसो, बी में दिया है जॉन लॉक, सी में दिया है मॉन्टेस्क्यू और डी में दिया है दिदरो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये लिखा गया है। 1748 में ही ये इसका रचना किया गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये पुस्तक जो है विधायी और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के सत्ता के बारे में बताता है, तो इतना ही याद रखिएगा, तो आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं। हाँ, ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित रचना कौन कौन है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने किया, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना वॉल्टेयर के द्वारा किया गया। टू ट्राइटिजेन ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लामी द पल्म अखबार का संपादक जयपाल है। मार्सिले गीत की रचना कवि राजेंट दी लाइल है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा बहुत बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आवामें का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, तो ए में दिया है भूरिया समिति, बी में दिया है सहकारिता समिति, सी में दिया है अशोक मेहता समिति, डी में दिया है LM सिंघवी समिति, तो ये ए हो जाएगा भूरिया समिति। बाकी ये जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, तो ये कब कब ये हुआ है, तो भूरिया समिति आप देखिएगा कि इसकी सिफारिश मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून ठिकाना ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था। सरकारी आयोग है, इसका गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। और जो है तो ये आपका पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति, तो देखिए अशोक मेहता समिति किस लिए है, तो अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अध्यक्षता में लाया गया था। इसका रिपोर्ट 1978 में पेश किया गया। ये मॉडल पंचायत और जिला परिषद अपनाने की बात कही। सिंघवी समिति देख लीजिए 1986 में लेके आया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये लेके आया गया था, इसका सिफारिश भी किया गया। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं की विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है, तो ये तो सूचना का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं तो उसके सामान
मतलब उसके जो ऊपरी आवरण रहता है तो उसमें कौन सा सामान है और किस किस पदार्थ से बनाया गया है उसमें लिखा रहता है। साथ में एक्सपायरी डेट और पैकिंग डेट भी लिखा रहता है। ये सभी उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर ये कुछ भी नहीं लिखा रहे तो आप आसानी से कानूनी अधिकार के तहत कोर्ट में जा सकते हैं और उस पर केस भी कर सकते हैं। तो चलिए ये आगे देखिए, ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। उसके बाद देखिए 22 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपादित की जा सकती है। तो ए में दिया है दृष्ट पटल पे, बी में दिया है पक्षायाभी पेशियों पर, और सी में दिया है पुतली द्वारा, और डी में दिया है परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पक्षायाभी पेशियों के द्वारा। इसका बना भी दिया है कि ये कर्णिका है। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया जाए कि अगर पूछे कि आंख का कौन सा भाग बदला जाता है तो आप याद रखिएगा कि कर्णिका ही बदला जाता है। और भी अगर पूछेगा कि पुतली क्या है तो पुतली क्या करता है कि जैसे कि इसके अंदर देखिएगा कि आंख होता है और पुतली ये बाहरी सुरक्षा यानी कि फोकस जो पड़ता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। और साथ में जैसे कि प्रकाश जो हम लोग के आंख पे पड़ता है तो आप देखिए काला दिखाई देने लगता है, या तो ये पुतली ही उसको क्या करता है कि कंट्रोल करता है। आइरिस जो होता है इसके बगल वाला रहता है तो इसको पकड़ के रखता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर देखना है। वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और दृष्ट पटल रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है। पक्षापी पेशियाँ देखिए, तो वस्तु दूर हो तो फोकस दूरी एफ पर होगा, वस्तु पास होती तो लेंस फोकस दूरी को कम कर लेता है, और ये सभी यह पक्षपाती पेशियों द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ये तो आप सबको याद होगा कि 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है आर्टिकल 80 के थ्रू। तो आर्टिकल 80 याद रखिएगा और 12 सदस्य याद रखिएगा। 12 सदस्य किसको ये मनोनीत करता है तो कला, संस्कृति, शिक्षा, ये सब हो गया जहाँ से आदमी चुनाव लड़के नहीं आता है तो वहाँ से मनोनीत किया जाता है ताकि पढ़ा लिखा भी आदमी संसद में जाए, यानी कि जो चुनाव लड़के नहीं जा सकता है। चलिए 24 देखिए, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था, यानी कौन था। तो ए में दिया है लक्षद्वीप, बी में दिया है त्रिपुरा, सी में दिया है मिजोरम और डी में दिया है गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए केरल 1 नंबर पे था सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, और दूसरा का नंबर पे लक्षद्वीप 91.8%, तीसरा का नंबर पे मिजोरम, चौथा नंबर पे गोवा और त्रिपुरा 5वां नंबर पे हो जाएगा। सबसे लास्ट में बिहार हो जाएगा। तो ये तो याद ही रहेगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य देखना है तो बिहार 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा का नंबर पे राजस्थान, चौथा नंबर पे झारखंड। चलिए 24 के बाद 25 देखा जाए। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप बना लीजिए, खुद ही देख लीजिए। क्वेश्चन बना भी दिया है यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लीजिए 50 होगा। आप पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसमें भाग कौन कौन नहीं लेता है यही पूछ रहा है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेता है लोग, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है लोग, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये नहीं लेता है लोग। तो ऑप्शन ये हो जाएगा तीसरा का। और दिल्ली पांडिचेरी संघ राज्य के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें 3 और 4 भाग नहीं लेता है लोग। तो 3 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया है, लेकिन खास कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना हम बता दिए उतना ही आप याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा। 27 देखिए, एकरा राजधानी है, यानी कि एकरा किसका राजधानी है। तो ए में दिया है घाना, बी में दिया है सेनेगल, सी में दिया है ट्यूनीशिया, डी में दिया है युगांडा। ये घाना की राजधानी है। कुछ देश दिया है और उसका राजधानी दिया है, देख लीजिए। सेनेगल की राजधानी डकार होगा, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस होगा, युगांडा की राजधानी कंपाला, अंगोला की राजधानी लुआंड और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, और मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, नामीबिया की राजधानी बिडहॉक, नाइजर की राजधानी नियामी और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, सेशल की राजधानी देखिए विक्टोरिया और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा
बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन, माली की राजधानी बमाको और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये देखने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये देखिए कैसा करंट अफेयर पूछता है और कितना पूछता है। तो 28 तक में अब की हमको लग रहा है कि 4-5 करंट अफेयर अभी तक आ चुका है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनना है। परवर्ती दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन, तो ये भी गलत हो जाएगा। परवर्तीय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया है, तो ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश को बड़ी मात्रा में एकत्रित करने में सहायता करता है। परिणाम स्वरूप दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनती है। चलिए ये 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, अभी पढ़े हैं लोग। तो इसका ऑप्शन ए में ही दिया है पंचायती राज, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1957 में इसका संगठन किया गया था इस समिति का, जो कि त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात की गई थी। और ये स्वीकार कब किया जाता है? तो 1958 में स्वीकार कर लिया जाता है। और ये पूछेगा कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज स्थापना हुआ था? तो एक नागौर जिला है जो कि राजस्थान में पड़ेगा। 1959 2 अक्टूबर 1959 को ये तत्काल यहाँ पे लागू किया गया। तो ये जरूर याद रखिएगा कि राजस्थान पहल का राज्य हुआ और राजस्थान का एक नागौर जिला है वो पहला जिला हुआ। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ये तो सब कोई जानता होगा। ए में दिया है भागलपुर, बी में दिया है पूर्णिया, सी में दिया है कुर्सेला और डी में दिया है सुपौल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्सेला के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए। ये बिहार के शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके थोड़ा सा और डीप में देखा जाए तो देखिए, कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोथाई थान चोटी से के पास से होता है। प्रमुख सहायक नदी है अरुण कोसी, सुन कोसी, तमुल कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तंबका कोसी, ये इसके सहायक नदी है और ये 7 धाराओं से प्रभावित होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न संतों के कालक्रम को सजाना है। तो ए में दिया है चैतन्य, बी में दिया है रामानुजन और सी में दिया है, मतलब 3 नंबर में दिया है तुलसीदास और 4 नंबर में दिया है नामदेव। तो अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन इसमें देखा जाए तो रामानुजम हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि 2 में दिया है तो 2 सबसे पहले आएगा। तो ए, सी और बी में दिया है, डी में तो दिया ही नहीं है, डी तो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर दिए दिया है सामने ही है, तो ऑप्शन ए हो जा रहा है। इनका हम लोग याद करेंगे लोग। रामानुजन 1017 में इनका जन्म होता है। यहाँ पे डिटेल में भी दिया है इन सब का, तो डिटेल में पढ़ लिया जाए तो देखिए, रामानुजम का जन्म होता है 1017 में और मृत्यु इनका होता है 1137 में। रामानुजम का जन्म श्री पेरुम्बुदूर में हुआ जो तमिलनाडु में पड़ेगा। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया। इनका मानना था ज्ञान के स्थान पे भक्ति को ज़्यादा महत्व दिए, ये तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्रीभास नाम का एक टीका लिखा और इसके बाद इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। चलिए नामदेव के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो ये महाराष्ट्र के संत थे नामदेव और इनका जीवन काल 1270 में जन्म होता है और 1350 में मृत्यु होता है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले ये एक लुटेरा हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया, तो ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा संप्रदाय के ये स्थापना किए, तो वारकरी संप्रदाय। इनके कुछ गीत जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया गया है, यानी कि जो पंजाबी लोगों का गुरु ग्रंथ है उसमें मिलता है। उसके बाद देखिए चैतन्य के बारे में। तो चैतन्य का जन्म होता है 1486 ईस्वी में और 1533 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। उस समय नवद्वीप नाम था जो नदिया जिला वर्तमान में है पश्चिम बंगाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ
और वास्तविक नाम विश्वभर था। तो ये जरूर याद रखेगा कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो विश्वभर था। ना हो तो इसका PDF डाउनलोड करके और इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए लोग किसी पेज पे, ताकि आसानी से क्वेश्चन बना पाए। चैत्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर के नाम से कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। तो जो कीर्तन आप देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये इन्हीं का देन है। इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना किया। तो ये याद कीजिएगा कि गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। ये सगुण उपासक और कृष्ण भक्ति के शाखा से संबंधित है। तो ये तो हरे राम हरे कृष्णा इन्हीं का देन है। इनके अनुयायी कृष्ण का अवतार और गौरागम महाप्रभु कहते हैं। इसके बाद इनके दर्शन का नाम है अचित्र भेदो भेदवाद। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा तुलसीदास के बारे में देख लिया जाए। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में होता है और 1623 ईस्वी तक ये जिंदा रहते हैं। इनका जन्म यूपी के बांदा जिले में राजापुर गांव में होता है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो ये याद रखिएगा। इनका जो भक्ति केंद्रित है, राम भक्ति पे केंद्रित है। तुलसीदास द्वारा कुछ रचित कृतियाँ हैं, तो देख लीजिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नरछू और भैरवे रामायण। तो ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, आप देखिएगा रामचरितमानस से, उसके बाद विनय पत्रिका से भी आता है और उसके बाद भैरवे रामायण से आता है और रामलला लच्छू। तो ये दोनों तो जरूर आप याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वावलंबन 0.2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आप याद मत रखिए क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। 2-3 साल हो गया, 2023 का है। अब 25 में आप एग्जाम दीजिएगा तो कहाँ से आएगा, ये सब भी नहीं आएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है 34 का। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है और कितना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है। तो 34 देख लिए लोग, अब हम लोग को 35 देखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ। तो ए में दिया है ब्रिटिश और मीर जाफर, बी में दिया है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, सी में दिया है ब्रिटिश और मीर कासिम, डी में दिया है ब्रिटिश और सुजाउद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और सुराजुद्दौला। अलीगढ़ की संधि किस लिए होता है, तो थोड़ा सा इसका कहानी समझ लेते हैं। देखिए 1757 में सुराजुद्दौला यहाँ का शासक बनता है और उस समय ब्रिटिश यहाँ बंगाल में प्रवेश करता है लोग। तो ये क्या करता है कि कुछ ब्रिटिश आता है लोग जब, तो 146 ब्रिटिश को एक कोठरी में बंद कर देता है और वो कोठरी 20x20 का रहता है। तो जब उसके भियान बेला जब उसको खोलता है तो उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति जीवित रहता है लोग। इसे काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है या 20 जूनी त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बाद यहाँ पे युद्ध होता है और युद्ध में इसका हार हो जाता है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अलीगढ़ की संधि होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का होता है। तो ये आप याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ और कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है। तो ये सचिन तेंदुलकर का रचना है, लेकिन ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन उपयोगी नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। तो देखिए मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ, तो 1605 में दे रहा है, 1615 में दे रहा है, 1616 में दे रहा है और 1604 में दे रहा है। इसका आंसर 1615 होना चाहिए, हालांकि देख लिया जाए आंसर। हाँ 1615 ही दिया है। 1615 में हुआ है, जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में हुआ है। तो ये याद रखिएगा। चलिए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित है। इन्फेक्ट्री यानी कि ये फैक्ट्री रहता है, ये बंदूक का नाम है, राइफल का नाम है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 20 NI दिया है, यहाँ पे 34 दिया है, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 24 दिया है। तो ये 34वीं जो नेटिव इन्फेक्ट्री था, जो सैनिकों का समूह हुआ करता था, तो उसका ये सदस्य थे। यहाँ पे होता यह है कि ये 29 मार्च को चर्बी वाला जो बंदूक रहता है उसको अपने मुंह से तोड़ने के लिए मना कर देते हैं। वो जो चर्बी का बना होता था, तो ये अफवाह था कि गाय या सुअर का हो सकता है उसका, तो उसको पहले खींचना पड़ता था, तो वो खींचते नहीं है मुंह से।
तो यहीं पे उसका विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, वहाँ पे कारतूस लगाने से मना करने के बाद लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूमस को गोली मार के हत्या कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा। और यहीं से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति सबसे पहले मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं और बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट रहता है, वहाँ उसी का ये सदस्य रहते हैं और बैरकपुर से ही स्टार्ट होता है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। इनका गिरफ्तारी करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दिया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। तो ये जरूर याद रखेगा कि फांसी पर दिया जा रहा था फांसी उनको, तो उस समय हल्ला बोल का नारा दिए। और इसके बाद 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो ये भी आप याद रखेगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन का यहाँ पे ये किया जाता है, जो रिपोर्ट बाद में देता है। उसके बाद सेना में बहुत सारा सुधार होता है, जो डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो ए में दिया है 356, बी में दिया है 358, सी में दिया है 360 और डी में दिया है 361। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 358 के आर्टिकल के अनुसार जो अनुच्छेद 19 है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, इसे निलंबित कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे पढ़िएगा। तो इधर देख लीजिए, यहाँ पे दिया होगा, हाँ यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो देखिए, संविधान में आपातकाल का जो प्रबंध है वो 3 भागों में है, या कहें कि 3 प्रकार का है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है या पूरे भारत में लगाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है। और एक है राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 और ये 352 से संबंधित है। ये राज्यों में लगाया जाता है, जहाँ पे राज्य संवैधानिक तौर पे वो काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे लगाया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। और तीसरा में है वित्तीय आपातकाल, ये पूरे देश पे लगता है, लेकिन ये अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। तो ये जरूर याद रखिएगा कि आर्टिकल 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है भारत में 3 बार लगाया जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ए में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है लौह अयस्क और डी में दिया है तांबा। इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में बैलाडीला याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे देखिएगा कि प्रमुख लौह अयस्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप याद कर सकते हैं कि उड़ीसा में कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है, झारखंड, ये सभी राज्यों का दे दिया है। तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और इसको याद कर लीजिए। हालांकि उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 3-4 भी याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, जिसमें गुरु महसानी है जो उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए कि इसमें अगर छत्तीसगढ़ में तो अभी देखे हैं लोग, उसके बाद झारखंड में देखिएगा तो सिंधुपुर से क्वेश्चन आता है, कर्नाटक में देखिएगा तो केंद्रमुख से क्वेश्चन आता है, उसके बाद रत्नागिरी से, तमिलनाडु ये नहीं, आंध्र प्रदेश देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में आप नेलोर से क्वेश्चन आता है, गुजरात भावनगर से क्वेश्चन आता है। तो ये 4-5 ये याद कर लीजिएगा, तभी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो एक में दिया है पनडुब्बी, बी में दिया है हवाई जहाज, 3 में दिया है सैन्य अभ्यास और डी में दिया है मिसाइल। इसका आंसर ए हो जाएगा, लेकिन उस समय का ये करेंट अफेयर है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये आपको जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट 75 जो है ये पनडुब्बी से संबंधित है। कहीं भविष्य में भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन 2-4 साल 5 साल के बाद भी पूछता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज मेडल मिश्रित होता है, यानी किसका किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का होता है। यहाँ पे कॉपर जिंक जहाँ पे होगा वही सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कॉपर और सीसा दिया है ए में, और तो ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है कॉपर और जिंक, तो यही बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इससे संबंधित थोड़ा सा दिया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ब्रांच का क्या हो जाएगा, कितना % क्या रहता है। तो इतना हमको ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुखी क्या है? तो ये एक पर्वत चोटी है, और आप जानते होंगे कि केंद्रमुखी जो है ये कर्नाटक में पड़ेगा। यहाँ से सोने का खान है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसमें दिया भी होगा,
हालांकि इसमें नहीं दिया है। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुखी क्या है, तो ये पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 43 के बाद 44 पढ़ना है। भूगोल में ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं और इसका प्ले लिस्ट भी होगा, जाके देखिएगा, तो इसी चैनल पे है, दूसरे चैनल पे नहीं है। चलिए देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कार्बेट दिया है, जो कि जिम कार्बेट आप देखिएगा तो ये आपका पड़ेगा असम में पड़ेगा। और एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए नहीं, जिम कार्बेट ये बाघ के लिए फेमस है। और जो ये मानस दिया है तो मानस टाइगर रिजर्व है, और जिम कार्बेट ये एक सींग वाला गेंडे के लिए ही प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये दोनों पड़ेगा आपका असम में। और किबी लामजाओ जो है ये मणिपुर में पड़ेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें देखिएगा कि एक फमुडी पाया जाता है जो मिट्टी और बायोमास से यानी कि घास फूस से बना होता है, और यही तैरते रहता है। इसमें देखिएगा संगाई हिरन ये प्रसिद्ध है, इसी में रहता है लोग और घास चढ़ते रहता है लोग। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दे दिया है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको जरूर देख लिया जाए। तो देखिए जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम है, एकमात्र क्षेत्र वाला जहाँ कश्मीरी स्टैग यानी कि ये एक हिरन का ही प्रजाति है जिसका नाम है हुंगुल। लद्दाख में हेमिस हाइव देखिएगा जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट देखिएगा, सॉरी हम जिम कार्बेट असम बता दिए थे, उत्तराखंड में होगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 1936 में बना है, भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम पहले था रामगंगा। राजस्थान में देखिएगा केवला देव, ये साइबेरियन क्रेन जो कि प्रवासी पक्षी है, तो इसके लिए ये प्राकृतिक आवास है, तो इसके लिए ये फेमस है। और साथ में देखिएगा कि मेरू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी ये प्राकृतिक आवास है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा कांगेर घाटी, राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राणा चार्ल्स डार्विन नामक मेढक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो कांगेर घाटी। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है जो सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में देखिएगा बलबकरम है जो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में देखिएगा गिर जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और पूरे विश्व में देखिएगा कि एशियाई शेर है जो ज़्यादा वेट का होता है लोग। असम में देखिएगा काजीरंगा जो एक सींग वाला गेंडे का ये फेमस है। अब यहाँ पे दे रहा है कि निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमित करता है। तो देखिए आरबीआई जो है इसका स्थापना हुआ था 1935 के जो अधिनियम है उसके तहत 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और आरबीआई का काम होता है कि सरकार की तरफ से जितना विनिमय पत्र है वो सब संचालित करे और विनियमित करे, और साथ में पैसा छापने का भी इसी का काम होता है। तो बैंक है, ये बैंक जितना संचालित होता है तो उन सभी बैंक का भी संचालन यही करता है। तो इसीलिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन आएगा, तो आरबीआई इसका जवाब होगा। आरबीआई का फुल फॉर्म है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ये आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में हो जाएगा। चलिए अब इसके ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं करता है। तो आवास एवं बिग बैंक, तो ये करेगा ही करेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, तो ये नहीं करता है, इसका सेबी करता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था, तो ये सरकार की तरफ से ये देखता है, तो ए और सी ये करता है, और बी नहीं करता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत चुना था। उसके बाद देखिए 45 के बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में होता है। इसमें दिया होगा, आप पढ़िएगा तो डाउनलोड करके। देखिए 46 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और थर्ड में महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। और वहीं पे अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो पहले आता है यूपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और तीसरा नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, सॉरी तीसरा नंबर बिहार आता है, चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए छोटा राज्य तो गोवा, और उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा आएगा। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पहले सिक्किम आता है फिर गोवा आता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सही आंसर है। चलिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शनल गिवन बिलो। तो ऑप्शन गिवन बिलो, तो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसी के अनुसार इसको चेंज करना है। तो आई एट ए बनाना एवरी डे, तो इसका ए बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे होना चाहिए। तो देखिए ये क्या होगा, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो ए बनाना
ये बोल रहे हैं। अब इसमें खोजिए लिया जाए तो देखिए ए में दिया है ए बनाना हैज़ बीन ईटन बाई मी, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है ए बनाना वाज ईटन बाई मी एवरी डे, तो वाज यहाँ पे दिया है तो वाज कहाँ से आएगा, वाज होगा नहीं। उसके बाद दे रहा है ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो इसमें देखिए ए में दिया है लिथियम दिया है Li, उसका शॉर्ट नेम दिया है, और बी में दिया है CS यानी कि इसका हो जाता है केजियम, और सी में दिया है Cl दिया है तो क्लोरीन हो जाता है, और डी में दिया है N दिया है नाइट्रोजन। तो इसमें सबसे अगर कम देखा जाए तो सबसे कम होता है CS यानी कि केजियम में होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हालांकि यहाँ पे दे भी दिया है तो इसे पढ़ भी लीजिए, लिथियम का कितना होता है, इसका कितना होता है। तो देखिए एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहता है, तो ये पूछ रहा है कि किस में स्थिर रहता है। तो ए में दिया है चाल, बी में दिया है वेग, सी में दिया है संवेग, और डी में दिया है त्वरण। तो देखिए एक वृत्तीय गति यानी कि एक वृत्त है और उसमें गति कर रहा है, तो ये कौन सा ये हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी पिंड किसी वृत्त पे अगर वो चल रहा है तो वो तब तक ये नहीं रुकेगा, तब तक वो उसी स्पीड से चलेगा जब तक कि बाहरी कोई उसमें आवरण ना लगे, बाहरी फोर्स ना लगे। तो ये यहाँ पे चाल हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यहाँ पे पढ़िएगा तभी यही चीज़ आएगा। चलिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को काल अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ए में दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, बी में दिया है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, तीसरा में दिया है व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, चौथा में दिया है विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। तो इसका आंसर ए दिया है यहाँ पे, तो आप मिला लीजिए। इसका डिटेल जो है उसे हम लोग पढ़ लिया जाए तो देखिए निवारण निरोध अधिनियम 1950 में लेके आया गया, जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। देखिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सभी याद करना सही नहीं है, कितना आदमी याद रखेगा। जो हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। मीसा निरस्त हो चुका है तो ये भी याद करने का कोई ये नहीं बन रहा है, ये याद कर लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में लेके आया गया था। उसके बाद आप याद कर लीजिए पोटा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, बार बार आता है। तो आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 इसे लाया गया था, 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है बार बार। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूपा 1967 जो 2004, 2008, 2012, 2019 में ये संशोधन किया गया है, ये भी यही क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि गैर कानूनी कोई काम करेगा तो कौन सा एक्ट लगता है, तो ऊपर लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा 2 बिंदु दिया है उसको पढ़ लीजिए। निवारण निरोध कानून या निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, तो ये देता है 22 नंबर जो आर्टिकल है वो देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव को अलग करने की एक विधि है। तो ये 2 द्रवों को मिलाया जाता है तो अमिश्रणीय ये होता है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पृथककारी कीप के प्रयोग से। तो ये कीप के प्रयोग से तो होगा नहीं। बी में दिया है प्रभावजी आसवन के द्वारा, तो यही हो जाएगा, एक उड़ जाएगा और एक बच जाएगा, तो इसके द्वारा अलग किया जा सकता है। एक तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। ए में दिया है जूट, बी में दिया है तंबाकू, सी में दिया है तिलहन, और डी में दिया है गेहूं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि गंगा का जो उत्तरी मैदान है, यहाँ पे लगभग 6 माह से 8 माह पानी भरा रहता है। तो यहाँ पे तंबाकू तो होगा नहीं, तंबाकू को तो पानी अगर उसका जड़ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो पत्ती का बना होता है तो पत्ती ही ख़त्म हो जाएगा। तिलहन भी नहीं होगा, और गेहूँ भी, गेहूँ के लिए तो बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। तिलहन और गेहूँ और तंबाकू ये सब जो फसल आता है ये आपका नवंबर अक्टूबर में बोया जाता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। इसका आंसर जूट हो जाएगा, जूट के लिए पानी चाहिए अच्छा खासा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये तीनों रबी फसल में आता है, तो रबी फसल में पानी उतना ज़रूरत नहीं होता है। अगर बात किया जाए कि भारत जूट उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश का आता है।
भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान पर बिहार का आता है। और बिहार में भी बात किया जाए तो पूर्णिया 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे कटिहार, 3 नंबर पे मधेपुरा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समकों के स्रोत हैं? तो ए में दिया है सरकारी रिपोर्ट, बी में दूसरका में दिया है समाचार पत्र, तीसरका में दिया है पुस्तक और चौथा में दिया है वेबसाइट। ये टोटल हो जाएंगे तो इस प्रकार आंसर देखेंगे तो डी में दिया है 1 से लेकर 4 तक। द्वितीय सम्यक संकलन के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं, एक प्रकाशित स्रोत और एक अप्रकाशित स्रोत। तो इसके बारे में दिया गया है, आप इसके डिटेल में पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सरकारी प्रकाशन क्या होता है। और उसके बाद और यहाँ पे दिया होगा तो उसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये तो आप सबको जानता होगा कि राजगिरी था, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ए में दिया है गया, तो गया होगा नहीं। बी में दिया है पाटलिपुत्र, सी में दिया है राजगीर, जो कि आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे गिरी ब्रिज के नाम से भी उस समय जाना जाता था। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ए में दिया है इन्फ्लुएंजा, बी में दिया है हैजा, सी में दिया है कालाजार, डी में दिया है टाइफाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा काला अजार जो है यानी कालाजार, तो वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए तो देखिए कालाजार यह लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी वाहक बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई मक्खी जो है वो रोग तेजी से बुखार लेके आती है। हैजा जो होता है यह विप्रोक्लोरिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है, जो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। इसमें उल्टी, दस्त ये सब होता है। टाइफाइड देखिएगा तो ये साल्मोना टाइफी जीवाणु के कारण फैलता है। इन्फ्लुएंजा के बारे में भी दिया है, तो यह एक संक्रमण बीमारी है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें सर दर्द, जोड़ों में दर्द, खांसी, ज्वर, बुखार ये हो जाता है इसमें। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये करंट अफेयर हटा दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वायु में ध्वनि तरंगे विचलित करता है, इस मतलब कैसे करता है? तो ए में दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग, बी में दिया है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, सी में दिया है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों के प्रकार के रूप में, तो ये भी नहीं होगा। डी में दिया है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, तो यही सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का तरंग का वेग अगर देखिएगा तो यहाँ पे 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो इसका आंसर माया हो जाएगा, लेकिन ये उस समय का करंट अफेयर है। 58 हो गया, अब 59 देख रहा है, तो देखिए 59। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम था? ए में दिया है चंडीगढ़, डी में दिया है दमन और दीप, सी में दिया है अंडमान एवं निकोबार, डी में दिया है दादर और नागर हवेली। तो 59 का बी हो जाएगा, दमन द्वीप में सबसे कम था, तो ये याद रखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए तो देखिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जो कि 1037 है। लिंग अनुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप आता है। लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप न्यूनतम है, जो कि 618 है, तो देखिए कितना कम है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम वाला देखिएगा तो 1 नंबर में हरियाणा आता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पे सिक्किम आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। 4 नंबर पे पंजाब और 5 नंबर पे उत्तर प्रदेश। यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, त्रिज्या ए और ऊंचाई बी वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये तो इसका सूत्र ही पूछ रहा है, जो कि ए में दिया है 2 पाई AB, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, बहुत ठंडे मौसम में CN निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो ए में दिया है CN का मतलब टीन का ये सूत्र दिया है, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्रिस्टलीय जालक के विस्तार के कारण, बी में दिया है कम तापमान पे के निर्माण के कारण, और सी में दिया है SN के पाउडरकृत मेस्टोएस्टेनिक अम्ल में बदलने के कारण, डी में दिया है सफ़ेद SN के स्टेली SN में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, कम तापमान पे
CNO के निर्माण होने के कारण होता है। टीन के ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में टीन ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए जो टीन होता है सड़ जाता है, उसी को ये बोल रहा है। अब यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने, तो ये तो उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको हटा दीजिए। 62 के बाद हम लोग को देखना है 63। तो 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, यानी कि क्या संबंध दर्शाया जाता है। तो ए में दिया है अनुपातिक, जो कि नहीं होगा। बी में दिया है अप्रत्यक्ष, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है धनात्मक, तो यही सी हो जाएगा, धनात्मक होता है। पूर्ति का नियम क्या कहता है, तो ये देख लिया जाए। पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत होता है। पूर्ति एक कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। उसके बाद बोल रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है और कीमत में कमी हो जाती है, तो उस वस्तु को पूर्ति घटा दिया जाता है। इस प्रकार की कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। परिभाषा देखिएगा, तो वाटसन ने क्या बोला था, उसके बाद पूर्व के नियम की क्या मान्यता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन उतना आता नहीं है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। तो ये फसल चक्र बोला जाता है, ये तो सब कोई जानता है। तो इसमें ए में दिया है एकल फसल, तो यह नहीं होगा। बी में दिया अंतरा फसलीकरण, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है फसल चक्र, यही सही हो जाएगा। और मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में एक से ज़्यादा उसमें फसल उगाया जाए। जैसे कि देखते होंगे कि गेहूं के साथ साथ में राई बो दिया जाता है, तो उसी को मिश्रित फसल बोला जाता है। चलिए यहाँ पे दे रहा है, रुपया मुद्रा है भारत की, बांग्लादेश की, भूटान की, इंडोनेशिया की। इसका आंसर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया की है। यहाँ पे कुछ मुद्रा से संबंधित दिया है, तो देख लिया जाए। देश, राजधानी और मुद्रा। भारत का अगर देखा जाए तो इसका राजधानी नई दिल्ली होता है और मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश देखिएगा, इसका राजधानी ढाका, मुद्रा टका हो जाएगा। भूटान देखिएगा, इसका राजधानी थिपू और मुद्रा न्यूगट्राम हो जाएगा। बहरीन का देखिएगा तो इसका राजधानी मनापा और इसका मुद्रा दिनार हो जाएगा। मंगोलिया का उलान बटोर राजधानी, तुगरिक इसका मुद्रा हो जाता है। मलेशिया का कुआलालंपुर इसका राजधानी और रिंगिट हो जाएगा मुद्रा। मालदीव का माले हो जाता है, रुपया हो जाता है इसका मुद्रा। और लाओस का हो जाएगा वियतनाम, न्यूकिल पाओ इसका मुद्रा हो जाएगा। वहीं पे अगर वियतनाम का बात किया जाए तो वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा हो जाएगा डाक। वहीं पे थाईलैंड, तो इसका राजधानी बैंकॉक और बहुत इसका मुद्रा है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ रिवीजन कर लिए जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, यानी किस में सम्मिलित किया जाता है। तो ए में दिया है स्थिर पूंजी में, बी में दिया है कार्यशील पूंजी में, सी में दिया है मानव पूंजी में, डी में दिया है प्राकृतिक पूंजी में। तो देखिए स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है, तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया ही है। इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। तो 66 के बाद थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। तो देखिए मानव पूंजी क्या कहा जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मानव है, जैसे हम हैं, अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो इसके मतलब कि मेरा क्या वैल्यू होगा, बहुत कम वैल्यू होगा। अगर हम कोई वकील हैं या जज हैं या कुछ हैं तो इसका क्या हो जाएगा कि मेरा पूंजी ज़्यादा है। तो मानव का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी को बोला जाता है मानव पूंजी। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो ईश्वर के द्वारा यानी प्राकृतिक के द्वारा जो दिया गया है संसाधन, जैसे कोयला हो गया, वो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए 66 के बाद 67 देखा जाए। 67 में दिया है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो ए में दिया है सरकार के बैंकर, बी में दिया है बैंकरों की समृद्धि, सी में दिया है जमा स्वीकार करना और ऋण देना, डी में दिया है बिलों का भुगतान। तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जो होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो ये आप याद रखिएगा, आप जैसे बैंक का यूज भी करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि आपका पैसा वो लेते हैं लोग और फिर ऋण भी उस पर देता है लोग। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जमा स्वीकार करना, बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं, एक बचत खाता, एक चालू खाता और एक सावधि खाता। उसके बाद देखिए ऋण देना भी इसका काम है, तो ये आप याद रखिएगा।
68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? तो ए में दिया है मिराबो वोल्टियर, बी में दिया है मिराबो रूसो और सी में दिया है मिराबो मोंटेगू, डी में दिया है मिराबो और ओबेसिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मिराबो ओबेसिए। फ्रांस के मिराबो और ओबेसिए ने नेशनल असेंबली गठन की घोषणा की थी। इन्होंने 20 जून 1789 को असेंबली का गठन किया था। तो ये डेट याद रखिएगा, बाकी आप याद रखिए चाहे मत रखिए, वो आप पे निर्भर करता है। 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बाणों को रखने का साधन वाक्य के लिए शब्द है। तो ये कौन सा शब्द है? तकाबी है? नहीं है, ये गलत है। तिरतिपु है? ये भी गलत है। इसमें तिरुन सी ऑप्शन में दिया है जो कि राइट आंसर है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। 70 नंबर इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 70 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश से है। हाँ देखिए यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका क्वेश्चन जो है, ही सेड टू मी माई कॉजिन हैज ड्राउन हिज पिक्चर। तो अगर ए में देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट हिज कॉजिन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। बी में दिया ही टोल्ड मी that his cousin had drawn this picture. C में दिया he told me that his cousin had draw his picture. D में दिया he told me that his cousin had draw that picture. इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सॉरी, इसके बाद 71 देखेंगे लोग। तो 71 में देखिए क्या पूछ रहा है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिया निम्नलिखित क्षेत्रों से किससे संबंधित है? ये भी उस समय का करेंट अफेयर है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे लोग। तो भूपेन जो हजारिया थे, तो ये कला से संबंधित थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इसमें दिया है उसके बारे में हम लोग को देखना है। इसका शुरुआत जो होता है भारत रत्न का, तो 1954 में होता है और 26 जनवरी को दिया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहली बार भारत रत्न कौन जीते? तो भारत के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे और राधा कृष्णन के द्वारा ही ये जीता गया था। यहाँ पे दे भी दिया गया है 1954 में डॉक्टर सर्वपति राधा कृष्णन को दिया गया था, साथ में चक्रवर्ती राम गोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये आप याद रखिएगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 71 के बाद 72 हम लोग को देखना है। तो आज ये 72, इसमें निम्नलिखित में से अनौपचारिक शर्करा है। तो देखिए, अनौपचारिक शर्करा जो कि आर्टिफिशियल होता है उसी को बोला जाता है। तो ए में दिया है माल्टोस जो कि नहीं होगा, बी में दिया है सुक्रोज, तो ये सुक्रोज हो जाएगा। शर्करा दो प्रकार का होता है, एक फ्रक्टोस होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे आप कोई फल खाते होंगे, सेब हो गया या कोई भी फल, तो उसमें जो मिठास होता है, तो वो मिठास जो होता है वो प्राकृतिक होता है और वो फ्रक्टोस के होता है। और जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जिसे आप चीनी खाते हैं या मीठा खाते हैं, तो वो होता है मानव द्वारा आर्टिफिशियल, तो इसे सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ए में दिया है 162, बी में दिया है अनुच्छेद 167, सी में दिया है अनुच्छेद 168, डी में दिया है अनुच्छेद 169। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67 के अनुच्छेद में दिया गया है। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, आंत में पाचन के पश्चात अवशेष वसा का वहन क्रिया किया जाता है, यानी किस में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रुधिर द्वारा, तो रुधिर द्वारा पाचन नहीं होगा। लसिका द्वारा दिया है, लसिका के द्वारा होता है। लसिका वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल मोनोग्लिसराइड्स को संचार प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है, जो लसिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि ये जो आंत होता है, तो आंत का जैसे मान लीजिए ये आंत है, तो यहाँ पे ये जो चिपा पदार्थ होता है वही लसिका होता है और वही क्या करता है, इससे बाहर भेजता है। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ए में दिया है अवशोषण, तो अवशोषण नहीं होगा, अधिशोषण भी नहीं होगा, स्कंदन, तो स्कंदन के द्वारा ये करती है। तो ये आप याद रख सकते हैं।
उसमें का जितना कीटाणु रहता है फिटकिरी मार देता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये स्वच्छ हो जाता है। इसके बाद हम लोग को देखना है 76 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 76 में क्या पूछ रहा है, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होगा। तो ए में दिया है O2 यानी ऑक्सीजन, बी में दिया है SO2, सी में दिया है SO3 और डी में दिया है H2S। इसका आंसर बी हो जाएगा, SO2 मुक्त होगा। तो ये यहाँ पे दर्शाइए दिया है, तो आसानी से आप देख लीजिए। अब वास्को डी गामा भारत में कब आया। तो ये 1492 दे रहा है, 1494 बी में दे रहा है, सी में दिया है 1498, डी में दे रहा है 1504। तो देखिए ये वास्को डी गामा आता है 17 मई 1498 हो जाएगा। 17 मई याद रखिएगा, 17 मई 1498। और केरल के एक कालीकट जगह रहता है, वहाँ पे पहली बार प्रवेश करता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। जब आता है तो जोमरिन वहाँ का शासक रहता है जो कि इसका स्वागत करता है। यही सब इसमें दिया होगा। और भारत में पुनः वह 1502 ईस्वी में आता है, तो ये भी यहाँ पे दिया है। तो ये आप जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गंगा के मैदान में नवीन जल निक्षेपों को डैश कहते हैं। तो ये तो खादर कहा जाता है। देखिए गंगा का जो मैदान है, तो इसका निर्माण जो हुआ है, तो जो पुराना रहता है उसे बोला जाता है बांगर, जो कि कम उपजाऊ होता है। और जो नया मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोला जाता है खादर। और खादर क्यों बोला जाता है कि इसमें ज़्यादा ये उपजाऊ है, इसमें ज़्यादा खाद है। तो ये थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है, जो हम समझा दिए एक ही लाइन में। तो ये आप याद रखिएगा बस। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे बनाया गया है, आप देख के बना लीजिए। 79 का आंसर इसका सी दिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए और बना लीजिए। इस पे लिख नहीं पाते हैं तो इस पे मैथ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो आप सब किस पता होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में 22 अप्रैल दिया है, तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल। उसके साथ में यहाँ पे दिया है कि डेट, तो ये थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो देखिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस, जरूर याद रखिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को लुई ब्रेस दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी भारत में आते हैं। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 18 मार्च को आयुष निर्माण दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 28 अप्रैल को विश्व प्राकृतिक दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 17 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस, तो ये जरूर याद रखिएगा। 17 नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। उसके साथ में याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। तो ये सब आपको याद रखना है। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रयाग प्रस्ती का रचनाकार कौन थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास और विष्णु शर्मा दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, क्या दे रहा है, हरिसेन होगा इसका आंसर। तो इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रयाग प्रस्तर के रचयिता हरिसेन थे। प्रयाग प्रस्तर से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलता है, उनका जो युद्ध था। तो आप देखिएगा कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारे हैं, तो इनके बारे में भी कुछ दिया होगा इसमें। भारत का नेपोलियन बोला जाता है, जो इसमें नहीं दिया है, चलिए उससे कोई बात नहीं है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इसमें देखिएगा कि ये रोग के बारे में दिया गया है, तो चलिए पढ़ लिया जाए। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इसी को बोला जाता है लेप्रीमेट्रोसी जीवाणु। लंबे समय तक कुष्ठ रोग के संपर्क में रहने के कारण ये बीमारी हो जाता है, तो यानी कि ये छुआछूत की बीमारी है। उसके बाद टिटनेस देखिए, टिटनेट क्लोरोस्ट्रेडियम टिटनेटी जीवाणु के कारण होता है। तो टिटनेस और टिटेनी, तो ये जोड़ के आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है, तब से जीवाणु धूल गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। खतरनाक बीमारी है।
तो इसीलिए घाव को कभी भी धूल और ये गोबर इससे बचाना चाहिए। हाइजा यानी इंग्लिश में कलरा बोला जाता है, ये लिब्रोरी कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। खाने की वस्तुओं में दूषित जल द्वारा हो जाता है। पोलियो देखिए, पोलियो जो है विषाणु, पोलियो विषाणु के कारण होता है जल एवं भोजन के द्वारा। रेबीज जो है रेबीज विषाणु के कारण होता है ऐसे जानवर के काटने से जिसमें रेबीज जीवाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली। तो ये अगर काटता है लोग, इसीलिए कभी भी कुत्ता या बिल्ली काटे तो तुरंत जाके सुई लेना चाहिए। इसमें सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक इसके प्रारंभिक लक्षण है। बाद में रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। रेबीज के टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह साफ करना, ये ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये देख लिए लोग। उसके बाद देखिए निमोनिया, यह रोग डिप्लोकोसम निमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ये इतना याद रखिएगा। इसमें जो रोगी ग्रसित होता है ठंडे से बचना चाहिए, तो ये भी इसका है। और निमोनिया औषधीय दवाई से बहुत जल्दी ठीक होता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ए में दिया है 98,763 किलोमीटर स्क्वायर, नहीं होगा। बी में दिया है 92,263 किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल देखिएगा 94,163 किलोमीटर है, तो यही इसका सही है। ग्रामीण देखिएगा तो 92,358.40 वर्ग मीटर हो जाएगा, और शहरी 1804.60 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगर इसके राज्य का विस्तार देखा जाए तो 24 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका देशांतरीय विस्तार भी दिया गया है। इसका अगर आकार का बात किया जाए तो आयताकार होता है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए देशांतरीय विस्तार दिया है 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री और 19 मिनट से लेके 17 मिनट 50 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड तक, ये पूर्वी है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 83 के बाद हम लोग को पढ़ना है, अच्छा इसके बारे में और भी दिया है, तो चलिए और पढ़ लिया जाए, डिटेल में पढ़ लिया जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान सभी राज्यों में 13वां है, जो कि 12वां हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिएगा 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर, समुद्र से दूरी देखिएगा 173 फीट और मीटर में देखिएगा 53 हो जाएगा। समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर है। इसका सीमा देखिएगा उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो नेपाल से संबंधित है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में देखिएगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्य और 1 देश के साथ सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। और वहीं पे बात कीजिए सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। तो ये इतना जरूर याद रखिएगा। ये 83 था। तो 83 के बाद हम लोग 84 देखेंगे क्वेश्चन। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था? ए में दे रहा है राजकोषीय घाटा, बी में दे रहा है गरीबी, सी में दे रहा है भुगतान संतुलन का संकट और डी में दिया रहा है मुद्रास्फीति। तो देखिए इस समय क्या हो गया था कि भुगतान संतुलन का ही संकट सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको पढ़ लीजिए और इंटरेस्टेड नहीं है तब छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, इमरजेंसी यानी आपातकाल हार्मोन कहाँ जाता है? तो इसमें देखिएगा ए में दिया है एंड्रोलिन, बी में दिया है इंसुलिन, सी में दिया है एंड्रोजन और डी में दिया है वृद्धि हार्मोन। इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसके बारे में तो डिटेल में नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना के बारे में दिया गया है, जो कि हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन पीडीएफ में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, एड्रीनेलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो इस हार्मोन को एड्रेनिन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेंडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिकता, तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। इससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है।
तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसके बाद देखिए 86, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थिर है। ए में दिया है जामनगर, बी में दिया है भावनगर, सी में दिया है मुंबई, डी में दिया है पांडुचेरी। तो जामनगर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लिया जाए। तो देखिए समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में बनाया गया है। भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन कौन है, तो उसके बारे में दे रहा है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वंडूर जो अंडमान निकोबार में पड़ेगा, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, रिची आर्कोपोलोंगो ये भी अंडमान में पड़ेगा। उसके बाद दे रहा है लोहा बराक अभ्यारण्य दक्षिण अंडमान में पड़ेगा, कैंपबेल अभ्यारण्य मध्य अंडमान में पड़ेगा, गालाथिया खाड़ी अभ्यारण्य ग्रेट निकोबार में पड़ेगा, और पैट्रिक वंजू अभ्यारण्य ये लक्षद्वीप में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई। तो ए में दिया है 1999, बी में दिया है 2000, और सी में दिया है 2002, और डी में दिया है 2014। तो इसका अगर बात किया जाए कि कब होगा, तो बी में दिया है 2000 में ये लागू किया गया। इसी के बारे में डिटेल में दिया है बहुत सारा, तो आप याद कर सकते हैं कि 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा, ए में दिया है भाग 5, इस बी में दिया है भाग 7, सी में दिया है भाग 6, और डी में दिया है भाग 8। तो भाग जो 7 है उसको हटा दिया गया है, तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें बिना काम के भी ये सब दे दिया है बहुत सारा, जहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है वो सभी उठा के रख दिया है लोग। चलिए आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो ए में दिया है द्विअंकीय, बी में दिया है होमोलोग्राफी, और सी में दिया है यथाकृति, और डी में दिया है लंबकोणीय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विग सी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, चित्र से पूछ रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो भारत से तिब्बत हमको जाना है, तो भारत चीन सीमा, तो बिना चीन के पार किए हुए तिब्बत तो नहीं पहुंचा जा सकता है। भारत नेपाल सीमा यहाँ से भी नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि नेपाल तो पूरा चीन से ही घिरा हुआ है। भारत भूटान भी पूरी तरीके से चीन से घिरा हुआ है। भारत म्यांमार, हम म्यांमार से जाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि यहाँ चित्र में भी दर्शा दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये रहा तिब्बत, और ये रहा चीन, और ये रहा नेपाल, ये भूटान रहा, और ये रहा म्यांमार। तो इस तरीक़ा से हम लोग पहुंच सकते हैं इधर से। तो क्वेश्चन तो अच्छा खासा पूछा है, मैप जो आदमी पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणक का मान होगा। ए में दिया है 5, बी में दिया है 10, सी में दिया है 4, और डी में दिया है 8। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे बना भी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 64.10 हो जाएगा। 92 के बाद 93 देखना है। तो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, जो कि भारत के पहला शिक्षा मंत्री भी है। ए में दिया है अली जाफर, तो ये नहीं होगा। बी में दिया है अली बंधु, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है इकबाल, डी में दिया है अबुल जाफर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। विंग्स देख लीजिए यहाँ पे, इंडियन विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रारूप मौलाना अबुल कलाम ने ही बनाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद देखिए 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। साथ में एक कांग्रेस से क्वेश्चन बना के पूछता है कि जो कांग्रेस है उसका सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, लगातार 5 साल तक यही थे। 94 देखिए, अधिसूचित क्षेत्र में सीमांत क्या क्वेश्चन है, समिति के सदस्य हैं। तो ए में दिया है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, बी में दिया है अजंता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, जनता होना चाहिए, अजंता दे दिया है। सी में दिया है नगर निगम द्वारा मनोनीत, और डी में दिया है अस्थायी समिति द्वारा चुने जाए। तो ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। शहरी स्थानीय निकाय के 8 स्वरूपों में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
तेजी से विकसित हो रहे कस्बों बुनियादी सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। इसे राज्य सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। भारत में शहरी स्थानीय सरकार के 8 शहरी स्थानीय निकाय हैं। तो ये पढ़ सकते हैं: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र नगर और सीमांत, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोस्ट ट्रस्ट और विशेष प्रयोजन एजेंसी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में ये 8 का 8 होगा, ज़रूरत के हिसाब से ही होता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? तो ए में दिया है सर जॉन शोर और बी में दिया है थॉमस मुनरो, सी में दिया है वार्डन हेस्टिंग, डी में दिया है माउंट टूवर्ट एलिफिशियटन। पढ़ लीजिए उसको, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ए हो जाएगा, जॉन शोर के द्वारा ये किया गया था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव जॉन शोर लेके आया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सलाह पे भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं कर्नाटक में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगाव का 10/11वां भाग देना पड़ता था कंपनी को। तो 1/11वां भाग अपने पास रखना पड़ता था। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरे भारत के भूमि का 19% भूमि पे लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी व विश्वदारी के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होगा। ए में दिया है स्टील, बी में दिया है पानी और सी में दिया है दूध और डी में दिया है हवा। तो जो पदार्थ जितना ठोस होगा उसमें जितना ज़्यादा अणु होगा उसमें ध्वनि सबसे स्पीड में काम करेगा। तो इसमें देखिए स्टील दिया है, जो इसमें सबसे ज़्यादा ये ठोस है, तो स्टील ही होगा। तो ए हो जाएगा स्टील। यहाँ पे जो दिया है ये जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है 25 डिग्री पर ध्वनि की चाल। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, उसके बाद निकल, उसके बाद स्टील, उसके बाद लोहा। तो ये जरूर याद रहना है। द्रव में देखिएगा तो सबसे समुद्री द्रव, उसके बाद जल अशुद्ध, उसके बाद इथेनॉल और मिथेनॉल। गैस में देखिएगा हाइड्रोजन में सबसे स्पीड होता है, उसके बाद हीलियम, उसके बाद वायु, उसके बाद ऑक्सीजन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें अणु का निर्माण जो होता है तो वो भी अलग अलग होता है हर पदार्थ का। ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यह परिवर्तन तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है। तो हम लोग कितना नंबर पढ़ रहे थे जी? 96 नंबर। तो इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो ये 42वें संविधान के द्वारा किया जाता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए में दिया है 40वें, नहीं होगा। बी में दिया है 44वां, ये भी नहीं होगा। 44वां में नगर निगम के लिए किया जाता है। सी में दिया है 42वें संविधान संशोधन, यही सही है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें पढ़ लीजिए। 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़ा गया, जिसमें एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इतना ज़्यादा इसमें बदलाव किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी 44वें संविधान संशोधन के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा फ़ायदा ही करेगा। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया 98 का, देख लीजिए मैथ। यहाँ पे बना भी दिया है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 99 देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए थे? तो ए में महात्मा गांधी, नहीं होगा। विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो देखिए 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही हुए। और तीसरा भी पूछता है तो ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा, तीसरे हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मृदा यानी कि दोमट मैदान का भाग नहीं है? तो ए में दिया है पूर्णिया, बी में दिया है मुजफ्फरपुर, सी में दिया है बेगूसराय और डी में दिया है समस्तीपुर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है ये उत्तर पूर्वी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम लोग आज पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए लोग। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल GK प्लांट सर्च मारिए और वहाँ से जुड़िए, और वहाँ से सभी जितना टेस्ट होते हैं उसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। साथ में नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा आगे चल के, तो वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए।